आप सभी बच्चों का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हिंदी की इस कक्षा के अंतर्गत आप लोगों को आपकी जो ज्ञान सागर की पुस्तक है उसमें से पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर पाठ का अध्ययन करवाया जाएगा। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम व्यथित हृदय है और यह एक कहानी है, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें उन कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन कठिन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि जब हम उन कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करेंगे, तभी हम अपने जीवन में आने वाली हर मुसीबतों से पार पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब पाठ का अध्ययन करते हैं और कक्षा शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। सुबह के 10 बज रहे थे। मुझे डाक से एक चिट्ठी मिली। मैं लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगा। यहाँ देखिए फ के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है। कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता भेज दीजिए। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक का नाम महिपाल सिंह था। चिट्ठियां तो बराबर ही आती रहती हैं, पर इस चिट्ठी ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। इसका कारण यह था कि चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। तो लगभग सुबह के 10 बज रहे थे, तभी डाक से लेखक को एक चिट्ठी मिलती है। तो जब लेखक लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ने लगता है तो उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि आप कृपा करके मेरे अखबार के लिए एक कविता लिखकर भेज दीजिए। और उस चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। संपादक मतलब जो किसी भी पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है। संपादन करने का आशय यह है कि मान लीजिए कोई भी पत्रिका प्रकाशित होने वाली है ना, तो उस पत्रिका में क्या क्या बातें छपेंगी, क्या क्या बातें नहीं छपेंगी, उस पत्रिका का प्रारूप क्या होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, यह सब जो निश्चय करता है उसे संपादक कहते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कि जो समाचार पत्र निकलता है ना, तो उस समाचार पत्र में कौन कौन सी बातें छपनी चाहिए, कौन कौन सी बातें नहीं छपनी चाहिए, ये सबका निर्धारण भी संपादक ही करता है। तो उस चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे और संपादक का नाम महिपाल सिंह था। चिट्ठियां बराबर ही लेखक के पास आती रहती थी, लेकिन इस चिट्ठी ने लेखक के मन को अपनी ओर खींच लिया था, आकर्षित कर लिया था। इसका कारण यह था कि जो चिट्ठी की जो लिखावट थी वह बहुत ही सुंदर थी और हर अक्षर सांचे में ढला हुआ सा मालूम पड़ता था। मतलब हर अक्षर को देखकर ऐसा लगता था मानो सब अक्षर बहुत ही सुंदरता के साथ एक जैसा लिखा हुआ है। महिपाल सिंह से मेरी कोई जान पहचान नहीं थी। यह उनकी पहली चिट्ठी थी। लिखावट देखकर मेरे मुंह से अनायास से निकल पड़ा, वाह, बड़ी सुंदर लिखावट है। तो लेखक की महिपाल सिंह से कोई भी जान पहचान नहीं थी और महिपाल सिंह की चिट्ठी पहली बार लेखक के पास आई थी। तो लिखावट को देखकर लेखक के मुंह से अनायास मतलब अचानक ही निकल पड़ता है कि बहुत सुंदर लिखावट है। मैंने दूसरे ही दिन कविता भेज दी। कविता अखबार में छपी। जिस अंक में छपी वह अंक भी मेरे पास आया। तो जब महिपाल सिंह ने यह निवेदन किया कि आप मेरे अखबार के लिए कविता लिखकर भेज दीजिए, तो जो लेखक रहता है वह कविता लिखकर भेज देता है और वह कविता अखबार में भी छपती है और जिस अंक में वह छपी थी वह अंक लेखक के पास भी आया था। पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था। शुरू से लेकर अंत तक गांव की ही बातें छपी थीं। बड़े सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार छाट छाट कर छापे गए थे। किसानों के लिए जानकारी की बहुत सी बातें भी थीं। मैं अखबार देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और दूसरे अंक के लिए फिर एक कविता भेज दी। तो वह जो अखबार था वह क्या था, वह एक साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में जो एक बार प्रकाशित होता है। एक दैनिक अखबार होता है जो कि हर दिन प्रकाशित होता है और साप्ताहिक अखबार मतलब जो सप्ताह में प्रकाशित होता है।
तो वह पूरे 32 पेज का साप्ताहिक अखबार था और उस अखबार में शुरू से लेकर अंत तक गांव की बहुत सारी बातें छपी हुई थी और बहुत ही सुंदर ढंग से 7 दिनों के समाचार को छाट छाट कर छापा गया था। इसके साथ ही साथ उस अखबार में किसानों के लिए भी जानकारी की बहुत सी बातें छापी गई थी। तो जो लेखक रहता है वो अखबार को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत ही खुश होता है और फिर दूसरे अंक के लिए वो फिर से एक कविता लिखकर भेज देता है, महिपाल सिंह के पास कविता लिखकर भेज देता है। दूसरी कविता भी अखबार में छपी। अब मैं बराबर कविता भेजने लगा। महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी समय समय पर आया करती थीं। वे कभी कविता मांगते थे और कभी कहानी। मैं बराबर उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि हम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया। लगभग साल, 1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा, यदि आपका कभी इधर आना हो तो मेरे ही घर ठहरने की कृपा करें। मैंने भी उत्तर में उन्हें लिख दिया, यदि उधर आना हुआ तो आपके दर्शन जरूर करूंगा। तो फिर जो लेखक रहते हैं, लेखक दूसरे अंक के लिए कविता लिखकर भेज देते हैं, तो वह कविता भी अखबार में छप जाती है। अब जो लेखक रहता है वो बराबर मतलब लगातार कविता भेजने लगते हैं और महिपाल सिंह की चिट्ठियां भी लेखक के पास समय समय पर आया करती थी। तो वे कभी उनसे कविता लिखकर भेजने के लिए कहते थे तो कभी कहानी लिखकर भेजने के लिए कहते थे और जो लेखक थे वे महिपाल सिंह की इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम पैदा हो गया और लगभग इसी प्रकार साल, 1.5 साल बीत गया। महिपाल सिंह ने अपने एक पत्र में लिखा था कि यदि आपका कभी मतलब महिपाल सिंह लेखक से यह कहते हैं कि यदि आपका कभी इधर आना हो, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ उधर आपका कभी आना हो तो आप मेरे ही घर रुकने की कृपा करिएगा। तो जो लेखक रहता है, लेखक भी उत्तर में लिखकर भेज देता है कि यदि मेरा कभी उधर आना होगा तो मैं आपके दर्शन जरूर करूँगा, मतलब मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। संयोग की बात, 2-2.5 महीने बाद मुझे उधर एक शादी में जाना पड़ा। मैंने अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे दी। नियत तिथि पर मैं उस ओर बारात में सम्मिलित होने के लिए गया। जब बारात से छुट्टी पा गया तो महिपाल सिंह के घर गया। महिपाल सिंह अपने घर के बाहरी कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या महिपाल सिंह जी हैं? तो फिर संयोग क्या होता है कि 2-2.5 महीने के बाद लेखक को उधर शादी में जाना पड़ता है। तो जो लेखक रहता है वो अपने आने की सूचना महिपाल सिंह को दे देता है। नियत मतलब निश्चित। तो निश्चित तिथि पर, निश्चित दिनांक पर लेखक बारात में सम्मिलित होने के लिए जाता है और जब वो बारात से छुट्टी पा जाता है, मतलब जब वह शादी से छुटकारा पा जाता है, तो फिर वो महिपाल सिंह के घर जाता है। उस समय महिपाल सिंह क्या कर रहे थे? उस समय महिपाल सिंह अपने घर के बाहर के कमरे में कुर्सी पर बैठकर मेज के सहारे कुछ लिख रहे थे। तो जो लेखक रहता है, लेखक दरवाजे पर खड़े होकर पूछता है कि क्या महिपाल सिंह घर पर हैं? महिपाल सिंह ने कुर्सी पर बैठे ही बैठे मेरी ओर देखते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। महिपाल सिंह उछल पड़े। उन्होंने तेजी के साथ आगे बढ़कर मुझे पकड़कर हृदय से लगा लिया और कहा, अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा। तो जब लेखक पूछता है कि महिपाल सिंह घर पर हैं या नहीं है, तो जो महिपाल सिंह रहते हैं, महिपाल सिंह कुर्सी पर बैठे बैठे ही लेखक की ओर देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो जो लेखक रहता है, लेखक उत्तर देता है कि मेरा नाम अखिलेश शर्मा है। तो जैसे ही महिपाल सिंह लेखक का नाम सुनते हैं तो वे खुशी से उछल पड़ते हैं, मतलब बहुत ही खुश होते हैं और तेजी से आगे बढ़कर लेखक को अपने हृदय से लगा लेते हैं, मतलब गले से लगा लेते हैं। हृदय से लगाना मतलब गले से लगाना। और कहते हैं कि अरे शर्मा जी, आप क्षमा कीजिएगा, मतलब मैं आपको पहचान नहीं पाया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि मेरी दृष्टि उनके हाथों पर पड़ी। उनका एक ही हाथ था बायां, दायां हाथ कंधे तक कटा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखने लगा। वे बड़े खुश थे, बड़े स्वस्थ थे। एक क्षण में ही मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न कौंधने लगे।
क्या वह लिखावट इसी आदमी की थी? क्या यह बाएं हाथ से इतनी सुंदर अक्षर लिखता है? तो जो लेखक था, लेखक कुछ कहना ही चाहता था कि तभी लेखक की दृष्टि महिपाल सिंह के हाथों पर पड़ती है। और लेखक क्या देखता है कि महिपाल सिंह का केवल एक ही हाथ था, केवल बायां हाथ था। और दायां हाथ जो था उनका कंधे तक कटा हुआ था, मतलब उनका दायां हाथ नहीं था। तो जो लेखक रहता है वो आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर, हैरानी से लेखक महिपाल सिंह की तरफ देखने लगता है। लेकिन जो महिपाल सिंह जो थे वे क्या थे, वे बहुत ही खुश थे, बहुत ही स्वस्थ थे। और एक क्षण, मतलब एक पल में ही लेखक के मस्तिष्क में, दिमाग में अनेक प्रश्न कौंधने लगते, मतलब आने लगते हैं। और कौन कौन से प्रश्न आने लगते हैं? लेखक यह सोचने लगता है कि क्या ये लिखावट इसी आदमी की थी? मतलब चिट्ठी में मैंने जो इतनी सुंदर अक्षर, इतने सुंदर लेख देखे थे, तो क्या वह लेख इसी आदमी की थी? और क्या यह बाएं हाथ से इतने सुंदर अक्षर लिखता है? मैं महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देखता रहा। तब महिपाल सिंह ने पूछा, क्या देख रहे हैं? क्या यह कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल एक हाथ का आदमी है? अरे भाई, यह जीवन है। जीवन में क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं जानता। तो जो लेखक रहता है, लेखक महिपाल सिंह की ओर टकटकी लगाए देख रहा था, मतलब ध्यान से उन्हें देख रहा था। तब महिपाल सिंह जो रहते हैं, महिपाल सिंह लेखक से पूछते हैं कि आप क्या देख रहे हैं? आप यही सोच रहे हैं कि आपको चिट्ठियां भेजने वाला महिपाल सिंह केवल एक हाथ का आदमी है? फिर महिपाल सिंह आगे कहते हैं कि यह जीवन है और इस जीवन में कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। कोई कुछ भी नहीं जानता कि अगले ही पल जीवन में क्या हो जाए। आप तो मेरे मन की बात भाप गए। मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। तो उस पर जो लेखक रहता है, लेखक कहता है कि आप तो मेरे मन की बात भाप गए मतलब अनुमान लगाना, है ना? मतलब आप तो समझ गए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मन में क्या बातें चल रही हैं। और मैं सचमुच यही सोच रहा था कि क्या आदमी बाएं हाथ से भी इतने सुंदर अक्षर लिख सकता है। महिपाल सिंह ने जवाब दिया, शर्मा जी, दाएं बाएं में कुछ फर्क नहीं होता। जो गुण दाएं हाथ में होता है वही बाएं हाथ में भी होता है। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। तो इस पर जो महिपाल सिंह जी रहते हैं, महिपाल सिंह उत्तर देते हैं, जवाब देना मतलब उत्तर देते हैं कि शर्मा जी, दाएं और बाएं हाथ में कोई भी फर्क नहीं होता है, कोई विशेष अंतर नहीं होता है। और जो गुण हमारे दाएं हाथ में होता है वही गुण हमारे बाएं हाथ में होता है। मतलब कहने का आशय यह है कि दोनों हाथ एक बराबर हैं, एक समान है। तो यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस हाथ से काम करता है। मतलब वह दाएं हाथ से जो काम कर सकता है वही काम वह बाएं हाथ से भी कर सकता है और अच्छे तरीके से कर सकता है। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं महिपाल सिंह के साथ चाय पीने लगा तो मैंने उनसे पूछा, ठाकुर साहब, आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? महिपाल सिंह विचारों में डूब गए। कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, इस वर्ष मेरी उम्र 55 वर्ष की है। मैं 40 वर्ष की उम्र तक फौज में था। निशाना मारने में बड़ा तेज था। बाएं और दाएं दोनों हाथों से सटीक निशाना मारता था। तो उसके बाद फिर क्या होता है, हाथ मुंह धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद, जब लेखक महिपाल सिंह जी के साथ चाय पीने लगते हैं तो लेखक महिपाल सिंह जी से पूछते हैं कि आप बाएं हाथ से कब से लिख रहे हैं? तो लेखक के प्रश्न को सुनकर जो महिपाल सिंह रहते हैं वह विचारों में डूब जाते हैं, ख्यालों में डूब जाते हैं और कुछ देर तक सोचते रहते हैं। कुछ देर तक सोचने के पश्चात वे बोलते हैं कि इस वर्ष मेरी उम्र 55 वर्ष की है, मतलब मैं 55 वर्ष का हो गया हूँ। और 40 वर्ष की उम्र तक मैं फौज में था। निशाना मारने में मैं बहुत तेज था, मतलब मैं बहुत ही अच्छा निशाना मारता था। और दाएं और बाएं दोनों हाथों से मैं सटीक, मतलब जैसा चाहिए वैसा, जहां मुझे निशाना मारना होता था मैं बिल्कुल वहां निशाना मारता था। मेरा निशाना कभी भी नहीं चूकता था। संयोग की बात थी कि मुझे एक मोर्चे पर जाना पड़ा। एक दिन जब शत्रु को अपनी गोलियों का निशाना बना रहा था तो पास ही एक बम फटा और मेरा दाहिना हाथ कंधे तक उड़ गया। मैं गिर पड़ा। मुझे अस्पताल ले जाया गया।
महीनों अस्पताल में पड़ा रहा। जब अच्छा हुआ तो सरकार ने मुझे पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। सरकार ने मुझसे पूछा, सेवा से मुक्त होने पर मैं कौन सा काम करूँगा? मैंने उत्तर दिया, मैं पहले कुछ पढ़ूँगा लिखूँगा और फिर उसके बाद एक अखबार निकालूँगा। सरकार ने मेरे पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतज़ाम कर दिया। तो फिर महिपाल सिंह जी आगे बताते हैं कि संयोग से उन्हें एक मोर्चे मतलब युद्ध पर जाना पड़ा और एक दिन जब वो शत्रुओं को अपनी गोलियों का निशाना बना रहे थे, शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे थे, तो पास ही एक बम रखा हुआ था और वह बम क्या होता है, वह बम फट जाता है, जिसकी वजह से महिपाल सिंह का जो दाहिना हाथ रहता है वह कंधे से उड़ जाता है और महिपाल सिंह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। महीनों अस्पताल में महिपाल सिंह जी रहते हैं। तो जब वो अच्छे होते हैं तो सरकार उन्हें पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर देती है। तो सरकार उसके बाद जो सरकार रहती है, सरकार महिपाल सिंह जी से पूछती है कि सेवा से मुक्त होने पर मतलब सेवानिवृत्त होने पर आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे? तो जो महिपाल सिंह जी रहते हैं वो उत्तर देते हैं, वो जवाब देते हैं कि मैं पहले तो कुछ पढ़ूंगा लिखूंगा और फिर उसके बाद मैं एक अखबार निकालूंगा। तो जो सरकार रहती है, सरकार महिपाल सिंह जी के पढ़ने लिखने और अखबार निकालने का पूरा इंतजाम कर देती है, पूरी व्यवस्था कर देती है। पेंशन पेंशन क्या होता है कि जब व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है ना, मतलब जब वो रिटायर हो जाता है तो सरकार की तरफ से उसे एक निश्चित राशि हर महीने दी जाती है, जिसे पेंशन कहा जाता है। मैं घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगा। 4-5 साल तक मैं अभ्यास में ही लगा रहा। मैंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और लेख लिखी। वे सभी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। जब मैं लिखने में दक्ष हो गया तो अखबार निकालने लगा। अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार हर सप्ताह निकालता हूँ। उसके बाद फिर महिपाल सिंह जी आगे बताते हैं कि मैं घर वापस आकर जब सरकार उनके पढ़ने लिखने और अखबार निकालने की पूरी व्यवस्था कर देती है तो महिपाल सिंह घर आकर बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगते हैं। उनका दायां हाथ तो कंधे से उखड़ गया था, है ना, मतलब उनका दायां हाथ नहीं था, तो इस वजह से वे बाएं हाथ से लिखने का अभ्यास करने लगे। 4-5 साल तक वे लगातार अभ्यास करते रहे। इस दौरान उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी, कहानियां लिखी और लेख भी लिखे। तो जो कविताएं, कहानियां और लेख उन्होंने लिखा था, वे सभी चीज़ें आज भी उनके पास मतलब महिपाल सिंह जी के पास मौजूद थी। और महिपाल सिंह जी आगे बताते हैं कि मेरी लिखावट उसी अभ्यास का परिणाम है। मतलब आप जो मेरी इतनी सुंदर लिखावट को देख रहे हैं, वह लिखावट मेरे अभ्यास का ही परिणाम है। और जब मैं लिखने में दक्ष हो गया, मतलब जब मेरी लिखावट अच्छी हो गई, दक्ष मतलब निपुण, कुशल, है ना, तो मैं अखबार निकालने लगा। और अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे 32 पेज का अखबार मैं हर सप्ताह निकालता हूँ। महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठे। उन्होंने 4-5 साल तक अभ्यास के रूप में लिखी हुई अपनी रचनाएं अलमारी से निकाल कर मेरे सामने रख दी। मैं उनकी रचनाओं को देखने लगा। टेढ़े मेढ़े अक्षर, दूर दूर अक्षर, अलग अलग अक्षर, फिर सुधरे हुए और फिर गोल गोल सुंदर अक्षर तथा सांचे में ढले हुए अक्षर। मैं मुग्ध होकर बोल उठा, ठाकुर साहब, आप धन्य हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात तय, सिल पर परत निशान, मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया। इतना कहने के बाद मैंने महिपाल सिंह जी से विदा ली। उसके बाद जो महिपाल सिंह जी रहते हैं, महिपाल सिंह अपनी बात खत्म करने के बाद उठते हैं और अपनी अलमारी से 4-5 सालों के अभ्यास के रूप में लिखी हुई उनकी जो भी रचनाएं थी वह निकाल कर लेखक के सामने रख देते हैं। तो जो लेखक रहता है, लेखक महिपाल सिंह जी की रचनाओं को देखने लगता है। तो क्या देखता है कि पहले उनके अक्षर क्या थे, जब
उन्होंने लिखना शुरू किया था। उन्होंने मतलब महिपाल सिंह जी ने लिखना शुरू किया था। तो आरंभ में उनके अक्षर टेढ़े-मेढ़े बनते थे, फिर दूर-दूर अक्षर बने, फिर अलग-अलग और फिर सुधरे हुए, फिर गोल-गोल सुंदर और फिर सांचे में ढले हुए। मतलब लगातार अभ्यास करते रहने के बाद महिपाल सिंह जी अंत में बहुत ही सुंदर अक्षर में लिखने लगे। तो उनके अक्षर को देखकर, उनके अभ्यास को, उनके परिश्रम को, उनकी लगन को देखकर जो लेखक रहता है, लेखक मुग्ध होकर, है ना, बोल उठता है। मतलब आकर्षित होकर, एक तरह से आकर्षित होकर बोल उठता है, ठाकुर साहब आप धन्य हैं, सचमुच आप धन्य हैं। और मैंने बचपन में पढ़ा था, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। एक दोहा है कि करत करत अभ्यास तय जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तय सिल पर परत निशान। मतलब जिस प्रकार रस्सी के बार बार आने और जाने से, है ना, खींचने से क्या होता है कि जो पत्थर है, सिल मतलब पत्थर, सिल मतलब पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, पत्थर के ऊपर भी निशान बन जाता है। उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति हर लक्ष्य को, हर उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। इसलिए हमें बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। मगर आज अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख भी लिया, और लेखक यही बोलते हैं कि मैंने यह केवल सुना था कि रस्सी के बार बार आने और जाने से पत्थर के ऊपर भी निशान बन जाता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से यह प्रत्यक्ष देख भी लिया है। आज इसका उदाहरण मेरी आंखों के सामने मौजूद है। और इतना कहने के बाद जो लेखक रहता है वो महिपाल सिंह जी से विदा लेता है और अपने घर की तरफ चल पड़ता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए, बार बार परिश्रम, बार बार मेहनत करते रहना चाहिए, है ना। और जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप सही बच्चे सुंदर राइटिंग में लिखा करिए, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है वो सुंदर राइटिंग में नहीं लिखते हैं। तो आप लोग अभ्यास करिए, आप लोग कोशिश करिए सुंदर राइटिंग में लिखने का अभ्यास करिए, क्योंकि जब आप बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार कोशिश करेंगे, तो एक दिन आपकी भी लिखावट बहुत ही सुंदर हो जाएगी, है ना। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा यह मिलती है कि हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए, बार बार मेहनत करना चाहिए, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बार बार परिश्रम करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। और हमारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना आए, हमें डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। जिस प्रकार महिपाल सिंह जी के जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आई कि उनका जो दायां हाथ था वह दायां हाथ चला गया, है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने जीवन को खुशी के साथ, उत्साह के साथ वे जी रहे थे। तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन को खुशी के साथ, उत्साह के साथ जीना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और पाठ को समझने का प्रयत्न करेंगे।